Hello all and welcome back to Made Legal. In this video, we will be covering Information Technology Act 2000 for your Rajasthan prelim examination. As you know, there is a change in the syllabus and IT Act 2000 has been recently added in your 2025 syllabus. The last date for filling the form is 30th of March. The date of the prelim examination is yet not declared, but that is a good news for all the students who want to prepare well. ये मत सोचो आप लोग कि अरे यार अभी तो वक्त ऐसे हाथ से निकल जाएगा को पता भी नहीं चलेगा। इतने सारे न्यू एक्ट्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ, जैसे कि आईटी एक्ट, हिंदू लॉ, ये सब एक्ट पहले थे नहीं। मैंने उस सब में वीडियोस बना रखी हैं। आपके मुस्लिम लॉ की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपके कोर्ट फीस एक्ट के रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है, राजस्थान की एक्साइज एक्ट के ऊपर हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी मैं बना रही हूँ और आगे आने वाले समय पे ऐसे ही राजस्थान के सिलेबस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनती रहेंगी। आई होप यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड। ये सारी वीडियोस आपके सिर्फ और सिर्फ अभी जो मोटो है वो है प्रीलिम को क्रैक करना, उसके बेसिस पे ही बन रही है। और जैसे ही आपका मेंस डिक्लेयर हो गया, एक बार प्रीलिम हो जाएगा, तो हम मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, कहते हैं ना कि अर्जुन ने अपना एक एम साधा था, उसके बाद ही वो हिट कर पाया था। सिमिलरली एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपको राजस्थान क्रैक करना है तो भटकना नहीं है उस मोटो से कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, क्या नहीं। मैंने एक वीडियो बना रखी जहाँ पर मैंने प्रॉपरली आपको पूरा एक टाइम टेबल दे रखा था, 35 डेज टाइम टेबल। अगर आप वो उसको फॉलो करते हैं तो आपका श्योरली पेपर क्रैक हो ही जाना है। बट क्या कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, ये नहीं आज पढ़ा तो 2 दिन अपना मस्ती आ रहे हैं, नहीं। आपने आज पढ़ा तो कोशिश करिए कि कल भी पढ़े, परसों भी पढ़े। ब्रेक दीजिए अपने आप को, बिल्कुल ब्रेक्स देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिमिलरली अगर राजस्थान क्रैक करना है तो जितना ही लॉ इंपॉर्टेंट है उतना ही 100 में से 30 मार्क्स का लैंग्वेज आ रहा है, 15 मार्क्स इंग्लिश, 15 मार्क्स हिंदी, तो उस पर भी उतना ही ज़ोर से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेक श्योर कि आप राजस्थान की जो स्ट्रैटेजी है, टाइम टेबल वाली वीडियो है, उसको देखें और उससे कुछ सीख के अपना, अब अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या लैकिंग हो रही है तो उसमें सुधार हो पाए। और अगर आपको कुछ भी एज अ मेंटर मुझसे जानना हो तो मेक श्योर यू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एनी ऑफ द वीडियोज। आई विल रीड द कमेंट एंड मेक श्योर टू रिप्लाई यू इफ़ नीडेड। और अगर मुझे लगेगा कि उस पर कोई वीडियो बननी चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाऊंगी। बट उसके लिए मुझे चाहिए स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करें। स्टूडेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? अपना व्यू पॉइंट बता के कि मैम आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो अगर आप कुछ फेस प्रॉब्लम करें तो आप मुझे बताइए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी went ahead with the interviews for Rajasthan Judicial Services and I know how to crack these things. मैंने राजस्थान का प्रीलिम 2 बार, मेंस 1 बार और साथ में मैं इंटरव्यू में भी बैठी थी, तो इसीलिए आई नो द स्टेप्स टूवर्ड्स द इंटरव्यू। पर उस कहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत पीछे लगती है, जो कि छुपी होती है, जो कि बताई नहीं जाती कि इतनी की है, बट करी जाती है। बट जो वो समय था ना, डू हार्ड वर्क वाला समय चला गया। नाउ यू नीड टू हैव अ लक प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे होता है ना, बेयर एक्ट हमारे सामने। अगर हम बात करें आईटी एक्ट की जो आज हम पढ़ने वाले, इसमें टोटल 90 सेक्शंस है। अब स्मार्टली सोच रहे हैं, 90 सेक्शंस तो हैं, 70 मार्क्स का इन टोटल हमारा लॉ आ रहा है, जिसमें मेजर लॉज भी काफ़ी सारे हैं। आईटी एक्ट न्यूली एडेड एक्ट है, तो कितना इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं कि आईटी एक्ट छोड़ के ही चलेगा, अरे इतने क्वेश्चन आ रहे छोड़ो, नहीं। नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। यू नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग टू क्रैक योर एग्जाम। एक मार्क्स से बाहर हो जाता है। अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने झारखंड का इंटरव्यू दिया था और वहाँ पर मेरे एग्जैक्ट सेम कट ऑफ मार्क्स आए थे इन द इंटरव्यू एज वेल। बट अगर मेरे कुछ पॉइंट ज़्यादा हो जाते तो हो सकता है कि मैं आज झारखंड में एज अ जज होती, बट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मेरा ये था कि मैंने 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, कह रहे यार इसको देख लेंगे, एंड में देख लेंगे। ऐसी गलती आप मत करिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद या आपको गाइडेंस, आपको मेंटोर देने का मकसद ही ये है कि जो गलतियाँ एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट एट माई टाइम मैंने की, वो आप ना दोहराएं। वही थॉट आप मत रखिए। सिमिलरली मैं आपसे ये कहूँगी, आईटी एक्ट इज़ अ वेरी बिग एक्ट, इट्स अ वेरी टेक्निकल एक्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्ट, बट स्टिल मैं आपको आज जिस तरीके से अपने आने वाले 45 मिनट्स में पढ़ाऊँगी, आई विल मेक श्योर कि आईटी एक्ट से आपके कितने भी क्वेश्चंस कवर्ड हो जाए।
अगर मैं बात बताऊं तो प्रीलिम में कितने क्वेश्चन हम एक बार एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस फ्रॉम आईटी एक्ट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या तो 4 भी आ सकते हैं। अब उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे फॉर श्योर, बट अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है एंड स्टिल आई नीड टू हैव दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन, never leave any law on the basis of that it covers only 1 marks or 2 marks in your prelim examination, because prelim examination is a very cut to throat wala competition. Over here every 1 mark is very important. There are no negative marking, that is good, but because of no negative marking the cutoff goes very high. Last year's cutoff was 78 marks out of 100. Now see, how can you go ahead with 78? Now this year we are anticipating, without any paper we are anticipating that the cutoff list will be around 82 marks, because the competition is getting very difficult. For you to get into the competition, to get into merit list, you need to prepare with each and every subject in such a way that you are able to solve that answer in your exam. Nothing else. इसमें आपको महारती कोई डिप्लोमा या कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट को ऐसे पढ़ना है कि बस मेरा एग्जाम क्रैक हो पाए, उसी हिसाब से आज मैं पढ़ाऊंगी। मेक श्योर यू हैव द बेयर एक्ट एंड अ पेन विद यू, मेक श्योर यू हैव द पेंसिल विद यू, मेक श्योर इफ you don't have the बेयर एक्ट, you at least have the register with you, so that whatever I'm speaking, whatever I'm making you mark, whatever I'm making you write, you simply write it over there. मेरा एक पैटर्न है, कभी भी 1 गो में कोई भी एक्ट कवर करने का मैं पूरे के पूरे सेक्शंस आपको नहीं बताती हूँ, रादर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उससे बताती हूँ जो कि प्रीलिम में हेल्पफुल हो। आज हमें पढ़ाई प्रीलिम के हिसाब से करनी है, मेंस के हिसाब से नहीं, तो उसी हिसाब से हम ये अपना एक्ट भी कवर करेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड विद दिस आई स्टार्ट विद द एक्ट इटसेल्फ। एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आईटी एक्ट 2000 का ज़रूर है, बट रिसेंट अमेंडमेंट इसमें 2017 में हुई है। So make sure you remember 2017 is the recent amendment which has been made in your IT Act 2000. Now going ahead with the sections. सबसे पहली बात जो हमें जाननी है कि what is the enforcement date of the IT Act. तो IT Act की enforcement date आपकी 17 अक्टूबर 2000 है। 17 अक्टूबर is the enforcement date of IT Act. Now moving ahead. अगर आप यहाँ देखें क्लॉज 4, यहाँ कहता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो भी फर्स्ट शेड्यूल में चीज़ें लिखी हुई उस पर आईटी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो दैट इज़ वाई नाउ दिस थिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू सी व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स कवर्ड ओवर देयर। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। सो फर्स्ट शेड्यूल, मेक श्योर यू रीड दिस, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, पावर ऑफ अटर्नी है, ट्रस्ट हुआ, विल और एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कन्वेंस ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो ये 5 काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट यूज नहीं होगा। एज इट इज ओरिजिनल आपका जो पेपर फॉर्मेट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स है वही यूज होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया जिसमें आपके आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और आपका प्रॉमिसरी नोट, पावर ऑफ अटर्नी, ट्रस्ट, विल and contracts related to immovable sale or conveyance of immovable property. Conveyance मतलब होता है ट्रांसफर, conveyance मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ immovable property. Very easy to remember, कुछ इतना कोई डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं, इतना ही पढ़ना है। फिर हम आएंगे अगर डेफिनेशन क्लास में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ही कवर करते हैं। बहुत सारी अजीब अजीब डेफिनेशंस है जो कि आई डोंट फील लाइक कि वो प्रीलिम में पूछी जाएगी, बट फॉर योर ओन दिस थिंग कि अगर आपके पास समय हो, आपको मन हो, तो आप एक बार डेफिनेशन सारी एक बार देख सकते हैं कि इन केस अगर क्वेश्चन आ गया तो यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। अदर देन दैट आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इटसेल्फ। सो सबसे पहली डेफिनेशन अड्रेसी की है, विच मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडिएटरी। तो जस्ट रिमेंबर इट, अड्रेसी क्या है? ओरिजिनेटर है, ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडिएटरी। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सी में आपके डिफाइंड है, जो कि सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 में अपॉइंटेड होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं। अफिक्सिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डीए में एपेलेट ट्रिब्यूनल बताया गया है जो कि 48 सब सेक्शन 1 में डिफाइन भी करा गया, एपेलेट ट्रिब्यूनल। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। असिमेट्रिक
क्रिप्टो सिस्टम नॉट इम्पॉर्टेंट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जी में है, जिसको अपॉइंट करा गया है 24 में। नाउ मूविंग अहेड, कम्युनिकेशन डिवाइसेस नॉट इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर आप एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर नेटवर्क नॉट सो इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोलर इज इम्पॉर्टेंट, एम में आपको कंट्रोलर बताया गया है, जो कि 17 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड हुआ है, अपॉइंटेड हुआ है उनकी। साइबर कैफ़े की आप प्लीज़ एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा एनए में। ये जो एनए है, ए रिलेटेड, मतलब ये सब जो भी आपके अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्टेड डेफिनेशन हैं, उस पर खास ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है, और उस पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ भी जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है आप प्लीज़ देखिएगा। देखिए ये सब ऐसी डेफिनेशन जिसमें मैं समझा नहीं पाऊँगी, ये आपको रीड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको मार्क करा दे रही हूँ। अदर देन दैट आई विल मेक यू लर्न एंड मेक यू अंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। डिजिटल सिग्नेचर, मेक श्योर पी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, रिमेंबर दी क्लॉजेस कि पी में है, क्यू में है, राइट, नथिंग मोर देन दैट। नाउ टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स अ डाटा record or data generated, image or sound stored, received or sent. Just remember the words used under 2T. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, remember that, nothing else. Then electronic signature under TA, TB में electronic signature certificate, very important. They'll ask electronic signature certificate is defined under which section. So remember it is TB. TA में electronic signature है, electronic record is in T. Okay, nothing more than that. Now coming ahead with the license. Z में लाइसेंस है, जो कि लाइसेंस कौन ग्रांट करेगा? सर्टिफिकेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 24. रिमेंबर प्राइवेट की ZC में मीन्स अ की ऑफ अ की पेयर यूज टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर. तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है? प्राइवेट की यूज होती है. पब्लिक की क्यों कब यूज होती है? ये प्लीज आप याद रखिएगा. ZD में पब्लिक की, प्राइवेट की इन ZC. Security system not so important. Security procedures, subscriber, verify. These now this much of the sections, or you can say the clauses of the definition are very important for you. Other than that, you just simply read all the definitions so that you will get an idea. अगर कहीं से भी कुछ भी और आ गया तो you will be able to simply mark the correct option. Now moving ahead with chapter 2, which talks about digital signatures and electronic signatures. Section 3 talks about authentication of electronic record. तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन ऑथेंटिकेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? तो कोई भी सब्सक्राइबर कर सकता है, ठीक है. मे ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय डूइंग व्हाट? बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर. तो ऑथेंटिकेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सब्सक्राइबर, कोई भी सब्सक्राइबर कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, by simply going ahead with the digital signature. Nothing else. Now nothing else you need to remember in this whole section. Going ahead with section 3A, which talks about electronic signature. मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ कि आपके पास वेयर ऐप होनी चाहिए, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली उसमें मार्क करें. जैसे जैसे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, आप भी मार्क करिए. इससे आपका एक बार आपने पढ़ लिया, फिर जब आप रिविजन करोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मेरे को आज यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फाइन जी. 3A बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की. देख लीजिए, ये इंसर्टेड 2009 में हुआ है. दिस सेक्शन इज बीन इंसर्टेड. क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डेल्ट अंडर व्हिच सेक्शन? तो 3A. whereas authentication of electronic record is given under section 3. Fine. A subscriber may authenticate by such electronic signature or electronic authentication technique which is considerable reliable and specified under second schedule. Not so important. बस आप एक बार हेडिंग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ तो वो 3A में बताया गया. अदर देन दैट ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर, जो कि प्रिस्क्राइब करेगा प्रोसीजर फॉर असरटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस में क्या हुआ है. तो यहाँ पर हम एक ही चीज़ जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है अंडर दिस एक्ट. दिस इज़ अ जनरल एक्ट, दिस इज़ नॉट अ स्टेट लोकल एक्ट. यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट बॉडी है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ दी पावर टू मेक द नोटिफिकेशंस, मेक द प्रोसीजर्स, मेक द rules and regulations for the governance of your electronic signatures and your electronic records. ठीक है. Now moving ahead with chapter 3 which talks about electronic governance. अब बहुत very easy.
Section 4 talks about legal recognition of electronic records. Section 5 talks about legal recognition of electronic signatures. Very simple. कोई भी लीगल रिकग्निशन तो अगर लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये चीज़ आपकी रिटन या टाइप फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, और वही चीज़ आप क्या कह रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं तो इट शुड बी डीम्ड सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन इन मैटर हैज़ बीन डन. सिंपल सी ये बात कह रहा है. अगर लॉ कहता है कि ये चीज़ आप राइटिंग या टाइप रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में दीजिए और आप वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं तो अंडर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 दैट हैज़ बीन लीगली रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, सिंपल सी बात. अगर कहा जा रहा है कि आप हैंड रिटन से आप सिग्नेचर करिए, ठीक है, हाथ से सिग्नेचर करिए, पर आप वही डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर दे रहे, दैट इज सफिशिएंट एंड हैज़ अ लीगल वैलिडिटी. नथिंग एल्स. ठीक है, nothing else. Where any law provides that information of any matter shall be authenticated by affixing the signature, or any document shall be signed or bear the signature of any person, notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied अगर authentication is made by electronic signature. Simple. दोनों चीज़ समझ गए. रिटन फॉर्म में कहा गया, टाइप रिटन फॉर्म में कहा गया, सिग्नेचर देने को कहा गया, फिर भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी वैलिड होगा. इनवैलिडिटी नहीं कही जाएगी उन दोनों चीज़ों की. सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 फॉर यू. मूविंग है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज. पहले ऊपर जनरल बता दिया गया, लीगल इम्प्लीकेशन क्या रहेगा. अब बताया गया है क्या ही होगा अगर यूज़ हम गवर्नमेंट और उन एजेंसीज के लिए कर रहे हैं. तो कुछ मतलब नहीं है, ये भी सेम वही चीज़ कह रहा है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड. अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या बॉडी कहती है कि भाई ऐसा ऐसा करके लाइए और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं तो भी वैलिड माना जाएगा. वेरी सिंपल, नथिंग मोर टू रिमेंबर इन दिस. बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी. हार्डवर्क नहीं कर रहे हम, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं कि ये सेक्शन का ये मतलब है. बट मेक श्योर यू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स. राजस्थान में थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो सेक्शन नंबर थोड़ा पूछते हैं, और आईटी एक्ट जैसे एक्ट में तो और ज़्यादा पूछ लेंगे. तो इसीलिए हो सकता है कि 4 क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रही हूँ, हो सकता है कि वो सेक्शन बेस्ड ही आ जाए. और ज़्यादातर फर्स्ट 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स ऑल्सो. जहाँ मुझे लगेगा सेक्शन नंबर नहीं याद करना है वहाँ पर मैं खुद कह लूँगी, बट जब मैं कह रही हूँ प्लीज़ रिमेंबर द सेक्शन नंबर, तो मेक श्योर यू रिमेंबर द सेक्शन नंबर. ये बताएं आईटी एक्ट का सबसे बेस्ट वे क्या होता है. आप रजिस्टर लीजिए और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रही हूँ ना, आप उसको लिखते जाओ पॉइंटर बेसिस में. सेक्शन 6 ये बात कर रहा है, सेक्शन 7 ये बात कर रहा है, इससे ना याद हो जाएगा. अगर आप यही बेरा के मार्क करेंगे तो वो भी याद होगा, पर थोड़ा टाइम टेकिंग है. और रजिस्टर में बस ये 4-5 पेजेस में आपका आईटी एक्ट आप कवर कर लोगे. 4-5 पेजेस भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 3 पेजेस में आपका आईटी एक्ट कवर हो जाएगा. अभी मैं बहुत सारे सेक्शंस को स्किप करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट. मेजरली तो मैं पूरे प्रोविजन को स्किप कर रही हूँ, टेलिंग यू द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेक्शन. पर इसके बाद आपके काफ़ी सारे सेक्शंस भी यूजलेस हैं फ्रॉम द प्रीलिम पर्सपेक्टिव, सो आई विल स्किप दोस. चलिए ठीक है. कमिंग अहेड विद सेक्शन 6A डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर. इसमें क्या कहा गया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक through electronic means authorized by order any service provider to set up, maintain and upgrade the computerized facilities and perform such other facilities as it may specify. तो delivery of services by service providers में it is the power of the appropriate government to set up those facilities and give the guidance, give the authority to those service providers. Nothing else. Moving ahead. Section 7 is not so important. 7A not important. Publication of rules not so important. Section 9 is not important. बहुत जनरल सेक्शंस हैं. सेक्शन 10 बस आप इतना याद रखिएगा. सेक्शन 10 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स. नथिंग एल्स. इसमें क्या क्या कर सकता है वो टाइप, कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हो, किस मैनर और फॉर्मेट में हो, क्या मैनर और प्रोसीजर हो टू फैसिलिटेट, और कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, और एनी अदर मैटर. इन 5-6 चीज़ों को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. नथिंग एल्स. 10A टॉक्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अगर मैं हेडिंग मार्क कर रही हूँ तो यू शुड रिमेंबर द हेडिंग एंड द योर सेक्शन नंबर एज वेल.
यहाँ पर सिंपल है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो रहा है, उस पर सिग्नेचर हो रहा है, तो वो वैलिड होगा, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. Moving ahead with chapter 4, which talks about attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records. चलिए देख लेते हैं. Section 11 not so important, but let's just read it out. Let's just read this. Attribution of electronic records. An electronic record shall be attributed to the originator if it was sent by the originator himself. Very nice. Attribution अगर खुद ही originator ने send किया है, या by a person who has authority to act on behalf of the originator, या by an information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically. In these three ways अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेंड किया जा रहा है तो माना जाएगा कि वो वैलिड है. याद रखिएगा, ओरिजिनेटर हिमसेल्फ या किसी को अथॉरिटी दिए, या तो कोई ऑटोमेटिक फॉर्म के थ्रू, कोई सिस्टम के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एट्रीब्यूशन हो रहा हो. Acknowledgement of receipt not important. Time and place of dispatch and receipt of electronic record. Please read this section. Time and place. ये आप प्लीज सेक्शन को रीड कर लीजिएगा. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्लीज रीड दिस वंस. चलिए आपके लिए मैं काम करती हूँ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. लेट्स जस्ट रीड दिस आउट नाउ इटसेल्फ. Save as otherwise agreed to between the originator and the addressee, the dispatch of an electronic record occurs when it enters. तो भाई dispatch कब occur होता है? When it enters a computer resource outside the control of the originator. तो dispatch ये होता है save as otherwise agreed between this the time of receipt of the electronic record shall be determined as follows. तो dispatch कब होगा? जैसे ही वो computer resource के अंदर entered होगा जो कि out of the control of originator है. आपका receipt कब माना जाएगा? If the addressee had designated a computer resource. If the receipt occurs at the time when the electronic record enters the designated resource. अरे बिल्कुल सिंपल है. रिसिप्ट कब माना जाएगा? जैसे ही वो एंटर्ड हो जाए डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर. मान लीजिए मैंने ईमेल सेंड किया एक्स नंबर के एक्स पर्सन को, तो एक्स पर्सन कंप्यूटर में जब आ गया तो माना जाएगा रिसीव हो गया है. करेक्ट. कोई बहुत ज़्यादा बात तो है ही नहीं. ठीक है, अब इतना ही पढ़िए, ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में मत जाओ. इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए हम डेप्थ में नहीं बात करेंगे इन चीज़ों की. अगर बात करें where the computer resource is located may be different from the place where the electronic record is deemed to have been received. अगर कहीं पर कंप्यूटर रिसोर्स अलग है और प्लेस ऑफ रिसीविंग कहीं और, जैसे आजकल मोबाइल में भी आपका रिसीव हो जाता है, तो वो भी माना जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 5 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स. Section 14 Secure electronic records. Where any security procedure has been applied to an electronic record at a specified point of time, then such record shall be deemed to be secure electronic record from such point of time of verification. कुछ नहीं, not so important. चलिए मैं इधर ही इसको हटा देती हूँ. Not important. मैंने रीड करा पर कोई दिक्कत नहीं, आप मत रीड करिए. आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. Secure electronic signature. How to secure an electronic signature? Shall be deemed to be a secure electronic signature if the signature creation data at the time of affixing signature was under the exclusive control of signatory and no other person. कब माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर्ड है? जब उसको सिग्नेचर करा गया तब जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल था वो सिर्फ सिग्नेटरी के अंदर था, ना कि किसी और पर्सन में. एंड यहाँ पर टर्म एंड यूज़ किया है, ना कि और. मतलब दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना इज इम्पॉर्टेंट. द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वॉज स्टोर्ड एंड अफिक्स्ड इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है उसी प्रिस्क्राइब मैनर में उसको अफिक्स किया गया. ठीक है, दो ही चीज़ें हैं. अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन होना चाहिए एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, तभी माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को प्रॉपरली सिक्योर्ड है वो. 16 not important. Going ahead with chapter 6 which talks about regulation of certifying authority. देखा आपने कितनी जल्दी हम chapter 6 में आ गए. Appointment of controller and other officers. Very important. Section 17. It is the central government who has the power to appoint the controller, deputy controller, assistant controllers. ठीक है,
It is the power of the central government to appoint controller, deputy controller, assistant controller and other officers and employees. बस इतना ही याद करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. The controller shall discharge under the general control and direction of the central government. तो ज़रा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आपके आते हैं कंट्रोलर. ओके, सॉरी, आप समझ लेना. कंट्रोलर के नीचे आते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर्स. ठीक है, प्लस डेप्यूटी कंट्रोलर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे कंट्रोल के अंदर होंगे कंट्रोलर्स. डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कंट्रोलर्स के कंट्रोल में होंगे, कंट्रोल करेगा उनको कंट्रोलर. बस ये आपको याद करना है चीज़ें, नथिंग एल्स. हेड ऑफिसेस, सील, ये सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कैसे क्या चीज़ें होंगी. सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर. वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है वेदर दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर और नॉट. तो यू आर रिक्वायर्ड टू रीड दिस. जस्ट सिंपली रीड दिस आउट, नथिंग एल्स. पढ़ना है एक बार और हमको इसके जो भी आप अपनी बैराक में या जो भी अपने कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा. जैसे एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर एक्टिविटीज़, सर्टिफाइंग पब्लिक कीज, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड, specifying the qualifications and expertise with which employees of this shall possess, specifying the conditions subject to which to conduct the business, specifying the contents of written, printed or visual materials and advertisements, specifying the form and content of electronic signature, form and manner in which the account shall be maintained, terms and conditions subject to which auditors may be appointed, facilitating and establishment of electronic system, specifying the manner in which the certifying authority shall conduct their dealings, resolving any conflict, laying down the duties of certifying authorities and maintaining a database. ये वर्ड्स आपको याद रखने, की वर्ड्स याद रखिएगा. सेक्शन 18 आपके लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो गया कि हाँ ये काम है. सर्टिफाइंग अथॉरिटीज से रिलेटेड ही कंट्रोलर्स के फंक्शंस हैं. This majorly talks about the functions of the controller and not of the assistant and your deputy controller. Remember this. Section 18 talks about functions of the controller only and only. Section 19 not so important. 20 is already omitted. 21 license to issue electronic signature. Who will give license? Subject to the provisions, any person may make an application to the controller for the license to issue electronic signature certificate. So it is the controller who gives and allots the electronic signature certificate. Remember it. इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. सेक्शन 22 बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन आपने बोली है ऊपर वो किस तरीके होनी चाहिए. तो एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ अ लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा उस फॉर्म में रहेगी. इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट. सर्टिफिकेट किस चीज़ का? प्रैक्टिस स्टेटमेंट का, अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन की, भाई मैंने ही सिग्नेचर किया, मेरी ये आइडेंटिफिकेशन है, इस चीज़ का एक स्टेटमेंट होना चाहिए. पेमेंट ऑफ फीस विच शैल नॉट बी एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़. वेरी इंपॉर्टेंट. कितनी फीस है? 25,000 से लेस. और कोई और डॉक्यूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे. इसी को ही एप्लीकेशन में एप्लीकेंट को फाइल करनी है बिफोर द कंट्रोलर टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 21. ईजी, वेरी ईजी, राइट. 23 talks about renewal of license. An application for renewal shall be in such form and accompanied by such fees not exceeding 5,000 rupees. Remember the fees over here. यहाँ पर not exceeding है. Maximum 25,000, maximum 5,000 for renewal. अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 25,000 मैक्सिमम एंड फॉर रिन्यूअल करना है तो 5,000 रुपये लगेंगे. And shall be very important. And shall be made not less than 45 days before the date of expiry of the period of validation of license. देखिए यहाँ पर क्या है? With not less than 45 days before the expiry
लाइसेंस की एक्सपायरी के पहले ही आपको 40 डेज के पहले तक आप ये फाइल कर सकते हैं, मतलब उससे डिले नहीं होना चाहिए। 45 डेज के प्रायर ही आपको अपना लाइसेंस का रिन्यूअल करना एज पर सेक्शन 23। Now what is the procedure for grant or rejection of license? It is the controller who has the power to grant or reject the license का application, nothing else, बस इतना ही याद करना है। Section 25 talks about suspension of license. Please remember the section numbers. यहाँ से 21 talks about license, 22 talks about application of license, 23 renewal, 24 is procedure for grant and rejection, 25 talks about suspension of license. तो कंट्रोलर अगर सेटिस्फाइड है आफ्टर मेकिंग द इंक्वायरी दैट अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज मेड अ स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द एप्लीकेशन फॉर द इशू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस विच इज़ इनकरेक्ट और फॉल्स इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, तो अगर स्टेटमेंट जो भी है फॉल्स या इनकरेक्ट है, फेल टू कंप्लाई द टर्म्स एंड कंडीशंस, फेल टू मेंटेन द प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड, कॉन्ट्रोवीन एनी प्रोविजन, तो रिवोक हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा आपके लाइसेंस का। Remember the grounds of suspension. It is the controller who has the power. It is the controller who has the power to suspend. Very simple. उसके बाद कहा गया है कि भाई अगर आप लाइसेंस को रिवोक कर रहे हैं तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे दूसरी पार्टी को कि वो अपना पॉइंट भी रख पाए। ये तो सबको पता है ना कि ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Provided no license shall be suspended for a period exceeding 10 days unless the certifying authority has given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed suspension. Very important. कितने दिन के सस्पेंशन हो सकता है? Maximum of 10 days. Maximum 10 days का सस्पेंशन होगा। No certifying authority whose license has been suspended shall issue any electronic signature during such suspension. Very लॉजिकल कि भाई अगर आपका लाइसेंस ही सस्पेंड हो गया तो फिर अब आप कैसे इशू कर सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, राइट। चलिए आगे आते हैं। 26 टॉक्स अबाउट नोटिस, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पावर टू डेलीगेट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। कंट्रोलर भाई डेप्यूटी असिस्टेंट लोग तो है ही ना, तो उनको अपना पावर को डेलीगेट करेगा। पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रवेंशंस, कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट, बस तब रखिएगा याद, और कुछ नहीं। एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डाटाज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, 30 में इसके बेसिस में देखो यहाँ पर हो रहा है ना सस्पेंशन, सेक्शन 30 के बेसिस में सस्पेंशन हो रहा है कि नहीं, तो ये प्रोसीजर्स को फॉलो करना इज इम्पॉर्टेंट बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। क्या क्या है? मेक यूज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स दैट आर सिक्योर्ड फ्रॉम इंट्रूजन एंड मिसयूजेस, provide a reasonable level of reliability in its services, adhere to security procedures, can be a repository of all electronic signatures issued, publish information regarding its practices, electronic signature certificates and current status of such certificates, observe such other standards. Make sure you remember the lines. इस तरह पूछा नहीं जाएगा, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि under which section certifying authorities procedures are given. तो रिमेंबर इट इज सेक्शन 30। एक बार आप रीड कर लोगे तो अगर कल को प्रीलिम पे क्वेश्चन आ गया तो भी याद रहेगा। रटना नहीं है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, स्मार्टली पढ़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। मेक श्योर IT एक्ट तो आप दो बार पढ़ ही ले, 2 या 3 बार। अभी देखिए अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है ऑफ द प्रीलिम एग्जाम, तो 3 बार तक आपको ये एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है कि भाई अगर 4 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए या कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आए, मेरे से एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कम से कम मैं IT एक्ट को लेके श्योर रहूं कि मुझे इसमें तो अपने फुल मार्क्स लाने ही लाने हैं। जैसे जैसे आप हर एक एक्ट पे महारती करते जाएंगे ना कि यार मुझे इस पे फुल मार्क्स लाने, इस पे फुल मार्क्स लाने, तो चीज़ें आप देखिए कितनी सॉर्टेड रहेंगी। आप खुद मेरिट लिस्ट के अंदर धीरे धीरे आते रहेंगे। आप सब में सोचोगे ना यार मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, थोड़े बहुत के चक्कर में मतलब कुछ नहीं पढ़ा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे थोड़ा बहुत पढ़ लेते, थोड़ा बहुत देख लेते, नहीं। कोई एक्ट अगर पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उसमें सारे के सारे मार्क्स आए हैं। अगर आप मेरी राजस्थान की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो देखें तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी कि आपका ना कोशिश ये होनी चाहिए कि माइनर लॉस से आपके मिस्टेक्स ना हो। दिस इज़ वन ऑफ द माइनर लॉ, SRA लिमिटेशन, इन सब में मिस्टेक्स नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, क्योंकि मेजर लॉज में ऑलरेडी मिस्टेक्स होने के चांसेस हाई हैं। आप CPC, CRPC, BNSS, BSA में आप मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे।
तो भाई उसके लिए मिस्टेक्स अपनी छोड़ दीजिए, माइनर लॉस को अच्छे से पढ़िए कि इस पर मिस्टेक ना हो। 31 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 32 नॉट इम्पॉर्टेंट, सरेंडर ऑफ लाइसेंस 33, every certifying authorities whose license is suspended or revoked shall immediately after the suspension surrender the license to the controller। किसके पास सरेंडर होगा? कंट्रोलर के पास। कौन करेगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना लाइसेंस को सरेंडर करेगा। 33 सस्पेंशन कहाँ था? याद रखिएगा कि सस्पेंशन इज डिफरेंट थिंग। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस 25 में है, सरेंडर ऑफ लाइसेंस 33 में बताया गया है। 34 disclosures not important. Coming to chapter 7 electronic signature certificate. 35 says certifying authority to issue electronic signature certificate. Who has the authority? Application तो आप कंट्रोलर के सामने लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए, पर सर्टिफिकेट की अथॉरिटी किसके पास है? Any person who makes an application to the certifying authority for the issue of this may be prescribed by the central government। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास आपका एप्लीकेशन फाइल होगा फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और कैसे क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगे उस हिसाब से। कितनी फीस? नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। कितनी फीस देनी है? नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट तो याद रखिएगा कब कब सस्पेंशन हो जाएगा। नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बस इतना आप याद रखना एक चीज़, कितने दिन का सस्पेंशन हो सकता है? नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। याद रखिएगा उसमें 10 डेज का सस्पेंशन है ऑफ द लाइसेंस, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का नॉट एक्सीडिंग 15 डेज सस्पेंशन है। अंडरस्टूड? रिवोक भी हो सकता है। कौन कर सकता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपका रिवोक कर सकती है। where the subscriber or any other person authorized by him makes a request to that effect upon the death of the subscriber, upon the dissolution of the firm or winding up। इन 3 केसेस में आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो आपका रिवोक हो जाएगा। कौन कर सकता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ द पावर टू डू सो, नथिंग एल्स, जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड। नोटिस नहीं पढ़ना है। चलिए, चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर। ड्यूटीज ये पूरा चैप्टर छोड़ दो, लीव दिस चैप्टर एज अ होल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली ड्यूटीज गई हैं, बताया पता नहीं क्या क्या गया है। चैप्टर 9 पेनाल्टीज, कॉम्पनसेशन एंड एडजुडिकेशन। पेनाल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सेट्रा। तो अगर क्या पेनाल्टी होगी, कॉम्पनसेशन होगा, कोई पर्सन कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर रहा होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी की बात करें, ये सब नहीं देखेंगे क्या क्या कर रहा है। आप चाहें तो बस रीड कर लीजिएगा, आप चाहें तो एक बार रीड कर लीजिएगा। ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। किसको देंगे? बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन थोड़ा लिखा होता है, डैमेजेस लिखे होते हैं, तो कॉम्पनसेशन के फॉर्म में जो पर्सन का इफेक्टेड होगा उसको दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर एज सच कोई भी नंबर्स नहीं दिए गए जो कि आपको याद रखना है कि 5,000 2,000 ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। सिमिलरली 43A टॉक्स अबाउट कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। इसमें भी एज सच कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। फाइन, शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। अब इसमें आ जाता है पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न एक्सेट्रा। कोई भी पेनाल्टी कब होगी? जब कोई पर्सन इंफॉर्मेशन फर्निश करने पे चूक जाता है। तो अगर कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के सामने फेलियर होता है, शैल बी लायबल टू पे पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज फॉर ईच फेलियर। ठीक है। फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, बुक्स और द डॉक्यूमेंट्स within the time specified therefore in the regulation, he shall be liable to a penalty not exceeding 5,000 rupees for every day during such failure continues. If maintains books of accounts or records, fails to maintain the same,
तब 10,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग सच फेलियर. रिमेंबर इट, कंट्रोलर सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सामने 1,50,000, कोई टाइम दिया गया उसके विद इन आपका कोई फेलियर हो रहा है तो 5,000 रुपये डेली का, और अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आप, उस पर फेलियर है तो 10,000 रुपये पर डे का, नॉट एक्सीडिंग है. ओके. रेसिडरी पेनल्टी जो है 45 में डील किया गया है, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज टू द पर्सन इफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रवेंशन और अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज. रिमेंबर दिस. ठीक है. रेसिडरी पेनल्टी. इट इज हैपनिंग. फाइन. Who has the power to adjudicate upon this matter? Who has the power? So, central government may appoint any officer not below the rank of a director to the government of India or an equivalent officer of a state government to adjudicate as an adjudicating officer. So, power to adjudicate में central government has a power to appoint any officer not below the rank of director or an equivalent officer of the state government. अब ये जो अपॉइंटेड आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, इनका जुरिस्डिक्शन है वो किस मैटर्स तक का होगा? डैमेजेस विच द क्लेम ऑफ इंजरी और डैमेजेस डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. ठीक है. तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो जुरिस्डिक्शन है उनका कितना पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है? नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़, 5,000 रुपीज़ तक, प्रोवाइडेड दैट जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज एक्सीडिंग ₹5 करोड़ शैल वेस्ट विद द कॉम्पिटेंट कोर्ट. अगर एक्सीडिंग 5 करोड़ है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट जो हमारे पास हैं, उस पे लाई करेगा. अंडरस्टूड. तो 5 करोड़ तक का तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, या तो इक्विवेलेंट ऑफिसर एज टू द स्टेट गवर्नमेंट हो. एक्सीडिंग होगा तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ये मैटर चला जाएगा. No person shall be appointed unless he possess such experience in the field of IT and legal or judicial experience as may be prescribed by the central government. Where more than one adjudicating officer is appointed, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बताए कैसे क्या कैसे वर्क करना है. ओके. बस इतना ही इम्पोर्टेंट है. Section 47 talks about factors to be taken into account by the adjudicating officer. Adjudicating officers को क्या क्या factors को रखना है? The amount of gain of unfair advantage, amount of loss cost, repetitive nature of the default. क्या ये important है Section 47? नहीं. But please read this out. क्या क्या 3 चीज़ें याद रखनी है? कितना एडवांटेज हुआ, कितना लॉस हुआ, और कितनी बार इसने एक चीज़ ऑफेंस की है. जब एडजुडिकेट कर रहे होंगे कोई ऑफेंस को तो इन 3 चीज़ों को खास ध्यान रखेंगे. What is important is section 46 for you is very important. This is very important. चलिए आगे आते हैं चैप्टर 10 which talks about appellate tribunal. 48 सेक्शन में appellate tribunal बताया गया. The Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal established under the section 14 of this Act 1997 Act shall and on and from the commencement of this to this मतलब appellate tribunal कौन है? आपके TDSAT is the appellate tribunal जो कि सेक्शन 14 के अंदर अपॉइंटेड ऑफ द 1997 एक्ट के अंदर हुए हैं. याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारे इस एक्ट के अंदर सेक्शन 48 के अंदर बताया गया है. और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 10. सब ओमिटेड है क्योंकि हमें उसमें पढ़ना है अपने 1997 एक्ट में, तो उस पर हमको ध्यान नहीं देना है. तो एपेलेट ट्रिब्यूनल 48 के अंदर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल जो कि सेक्शन 14 ऑफ द 1997 एक्ट अपॉइंट हुआ है. इजी बन गया फिर तो ये भाई. यहाँ तो सभी ओमिटेड कर दिया है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है. बस इतना ही पढ़िएगा, छोड़ दीजिए सब कुछ. 57 पे आ जाते जो कि बात कर रहा है अपील्स टू एपेलेट ट्रिब्यूनल्स. Save as provided in subsection 2, any person aggrieved by an order made by the controller or an adjudicating officer. Adjudicating officer किस सेक्शन के अंदर है? याद आया? 46 हाँ ये है ना. हाँ जी, 46 के अंदर adjudicating officer है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है. 46 सबसेक्शन 1. तो फिर हम इधर ही लिख लें
46 सबसेक्शन 1 के अंदर हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बताए गए हैं. Any person aggrieved by the order made by the controller or adjudicating officer under this act may prefer an appeal to appellate tribunal having jurisdiction. No appeal shall lie until and unless with the consent of the parties. Every appeal कब तक करनी है? Within the period of 45 days from the date of the order of controller or adjudicating officer. ठीक है. अपील जैसी ही फाइल हो गई है तो डिस्पोज ऑफ होनी है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अपील. अब जरा एक बार 57 को इन शॉर्ट समझ लेते हैं. अगर कंट्रोलर या आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से अपील जाएगी तो वो जाएगी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास. ठीक है. कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से अपील जाती है आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास. एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास विद इन कब तक चली जाएगी? विद इन 45 डेज उसको जाना है. विद इन 45 डेज अपील जानी चाहिए. जब एक बार अपील चली गई है तो उसका डिस्पोजल जो है, अगर हम बात करें डिस्पोजल की, तो वो विद इन 6 months होना चाहिए. विद इन 6 months. ठीक है. याद रहेगा सेक्शन 57 फॉर यू. और इज द पावर एंड प्रोसीजर, बस सेक्शन नंबर याद रखिएगा. ये सेम पावर एंड प्रोसीजर जो आप हर जगह पढ़ते हैं वही रहेंगे. समनिंग, इशूइंग कमीशन, रिव्यूइंग, डिसमिसिंग मैटर, बुलाना, ये सब करना वही चीज़ है जो सीपीसी में दिया गया. राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव 59 में है. लिमिटेशन 60 टॉक्स अबाउट लिमिटेशन और कह रहा है प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट shall apply on as to the appeals made to the appellate tribunal. Very important. पूछा जाता है आपसे, क्या आईटी एक्ट में appellate tribunal के ऊपर क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा? बिल्कुल, इट अप्लाइज एज पर सेक्शन 60. 61 से सिविल कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन until unless, उनके पास क्योंकि appellate tribunal है, appellate tribunal तो 5 करोड़ तक ले ही सकता है, उसके बियॉन्ड जाएगा. सॉरी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ले सकता है वो तो इस सिचुएशन में एपेलेट ट्रिब्यूनल जो हमारे पास है, जो कि सेक्शन 14 में 1997 के अपॉइंट हुआ है, उन्हीं के पास पूरा जुरिसडिक्शन है. सिविल कोर्ट्स के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है. अपील टू हाई कोर्ट, एपेलेट ट्रिब्यूनल से अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट. विद इन 60 डेज. विद इन 60 डेज एपेलेट ट्रिब्यूनल से अपील जाती है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट को भी इस अपील को विद इन, अच्छा, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि प्रिवेंटेड हुई थी वो अपील, तो सफिशिएंट कॉज में अगर वो चाहे तो वो एक्सीड कर सकते हैं विद इन एक्सीडिंग 60 डेज. तो भाई कितना? 80 से एपेलेट ट्रिब्यूनल से अपील जाती है टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज प्लस 60 मोर डेज. अगर सफिशिएंट कॉज है कि उतने 60 डेज में क्यों नहीं गई, तो प्लस 60 डेज मोर का समय मिल जाएगा. प्लीज़ आप ढंग से लिखिएगा अपनी बेराक में. चाहे तो ऐसे लिख लो 62, और ऐसे ये जो मैं चार्ट बना रही हूँ ना, ये वाला चार्ट आप इसको बना लिया करो. ये अच्छा रहता है, याद रहती है चीज़ें, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता. फिर कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. रिकवरी ऑफ पेनाल्टी और कॉम्पनसेशन नॉट सो इम्पोर्टेंट. ऑफेंसेस टैम्परिंग विद कंप्यूटर रिसोर्स, टैम्परिंग अगर कोई कर रहा है कोई कंप्यूटर रिसोर्स डॉक्यूमेंट से, तो imprisonment of 3 years or with a fine which may extend to 2 lakhs or with both. 66 talks about computer related offences extend to 3 years or with a fine with 5 lakhs or both. Please remember the offences. बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो offences से, इसका इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, बस इसको लेके कितना offences लगेगा. Punishment for sending offensive messages, कोई offensive messages दे रहे हो आप जिसमें grossly offensive है या menacing character है, annoyance या इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो इसमें आपका है नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड विथ फाइन. डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन, तब नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड विद अ फाइन ऑफ 1 lakh और बोथ. ये सब सेक्शन नंबर भी याद रखना है आपको. पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट नॉट एक्सीडिंग 3 years, फाइन ऑफ 1 lakh. चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन नॉट एक्सीडिंग 3 lakh, 1 lakh. सेम पनिशमेंट है, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी.
वायलेशन ऑफ प्रिवेसी 3 years एंड नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़. जहाँ पर चेंज है मेक श्योर यू रिमेंबर इट. साइबर टेररिज्म 66F, उसकी क्या है, अच्छा ये याद रख लेना कौन कौन सा. डिनाइंग और कॉजिंग द डिनायल, अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट या इंट्रोड्यूसिंग और कॉजिंग. इसका है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटीरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 5 years 10 lakh rupees. ट्रांसमिटिंग मटीरियल कंटेनिंग सेक्शुअली एक्सप्लिसिट एक्ट तो 7 years, फाइन 10 lakh rupees. मटीरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन सेक्शुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ये सब देखिए क्या कहते हैं ग्रेव ऑफेंसेस है. इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसका जो पनिशमेंट है वो भी बड़ी एक्सीडेड है, 7 years एंड नॉट एक्सीडिंग 10 lakh. तो ग्रेव ऑफेंसेस के ज़्यादातर 7 और 10 लाख या 5 years और ऐसे 5 लाख दी हुई है. तो प्लीज़ मेक श्योर ये आप सारे ऑफेंसेस को पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि इसको रेक्टिफाई नहीं करा सकते, कोई समझा नहीं सकता. Powers of the controller to give directions. It is the power of the controller to give directions to the certifying authority. Not so important, but you can just simply read it. 69, not so important. 69A, not important. बस याद रखना किसके पास पावर. It is the central government who has the power to do so. Just remember this term, that it is the central government or the state government who has the power under 69, 69A, B. ये सब चीज़ें प्लीज़ आप बस याद रख लेना, nothing else. नेशनल नोडल एजेंसीज अंडर सेक्शन 70A, और ये कब है, 2009 के एक्ट के थ्रू इंसर्टेड हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करेगा और वही क्रिएट करेगा नेशनल नोडल एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, नोडल एजेंसी जो है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट होती है. बस इतना ही याद करना है, नथिंग एल्स. पेनाल्टी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन 2 years 1 lakh rupees. Breach of confidentiality and privacy 2 years and 1 lakh rupees or both. Disclosure of information in breach of lawful contract 3 years 5 lakh rupees or both. Publishing electronic signature penalty जो है वो कितनी है आपकी, may extend to 2 lakhs 1 lakh rupees. बस ये सारी पेनाल्टी याद रख लेना भाई. 76 talks about confiscation. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 77A, वेरी इंपॉर्टेंट. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कब कंपाउंड, मतलब कब आपके 2 और 3 ऑफेंसेस एक साथ हो सकते हैं. नॉट एक्सीडिंग टर्म ऑफ 3 years. अगर 3 साल से ज़्यादा के नहीं हैं तो कंपाउंड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा के हैं तो नहीं होंगे. 77B, ऑफेंसेस विथ 3 years इम्प्रिजनमेंट टू बी बेलेबल. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी ऑफेंसेस 3 years का है तो क्या होगा, 3 years एंड अबव शैल बी कॉग्निजेबल एंड द ऑफेंस पनिशेबल. With imprisonment of 3 years shall be bailable. Very important. Above 3 years तो cognizable, अगर with imprisonment of 3 years है तो bailable भी है. 12 में exemption for liability ये सब हटा दीजिए. 73, 79 हटा दीजिए. ये सब बिल्कुल सिंपल सेक्शन है, ये सब नहीं पूछे जाते आपसे. मोड्स पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, परमिशन ऑफ अटेम्प्ट, प्लीज़ ये सब पढ़ लेना. ऑफेंसेस ऑफ बाय कंपनीज एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट रीड इट. जो मैं आपसे कहना जस्ट रीड इट, मेक श्योर यू रीड इट एंड जस्ट डोंट मतलब यूज योर सो मच ऑफ टाइम ओवर देयर. 78 फिर से भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स, राइट. एक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या क्या रूल मेकिंग है, ये सब कुछ नहीं क्वेश्चन आता है. 88, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी. हु मेक्स इट? इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हु मेक्स दिस Cyber Regulation Advisory Committee. Remember it. Section 88 talks about Cyber Regulation Advisory Committee. National Nodal Agency भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करता है, किस सेक्शन के अंदर याद रखिएगा. Shall consist of a chairman and such members. Number of such officers and non-official members representing the interest principally affected or having special knowledge. ये सब आपको थोड़ा बहुत याद रखना है. क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है. इनका काम क्या होगा, एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कंट्रोलर्स, बस इतना याद रखना. पावर्स ऑफ कंट्रोलर टू मेक रेगुलेशन किस सेक्शन के अंदर है, याद रखिएगा. पावर ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट किस सेक्शन के अंदर है, याद रखिएगा. 87 एंड योर 89.
पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट 90 के अंदर है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड विद दिस वील एंड दी IT Act for you for your prelim examination. Schedule 1 is very important. ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर इट। इसके साथ हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका 2 काम है आपको करने हैं, बेयर आर्क में प्रॉपरली मार्क करना है और 2 से 3 बार इस चीज़ को रिवाइज करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप IT एक्ट एज अ वोल आपको समझ में आ गया हो। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की ही बात की है, क्योंकि मैं आपके लिए चाहूँ तो 2-3 घंटे का भी बना सकती हूँ, पर वो 2-3 घंटे के लिए IT एक्ट पढ़ाना, जिससे कि मुझे पता है 3-4 क्वेश्चन आने हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही जानना इंपॉर्टेंट होता है। एज अ मेंटर, एज अ गाइडर टू यू फॉर योर जुडिशियल एस्पिरेंट्स फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन, इतना जितना इंपॉर्टेंट था मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, मेक श्योर यू कमेंटेड, मेक श्योर यू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। जो भी आपको लग रहा हो कि इसमें ये चीज़ कम है या ज़्यादा है, आपको अगर समझ में अच्छे से आया हो, तो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट बिलो एंड आई विल रीड इट एंड विल रिप्लाई टू इट। थैंक यू सो मच एंड विद दिस आई विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे।